उल्लू हलवाई, तुम्हारी जलेबियां तो बहुत स्वादिष्ट है। न जाने कौन सा जादू मिलाते हो इनमें, मन करता है बस खाता ही जाऊं। बादल का पा जलेबियां खा ही रहा होता है, तभी गुस्से में बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। मोती जी, जलेबियां खा ली है तो अब मार भी खा लो। अरे भाग्यवान, तुम कब आई? वैद्य जी ने आपको कितनी बार मना किया है कि मीठी चीज खाने से तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ में कौन सा बात आती है। इस बार अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो बिजली, मैं अब से कभी मीठी चीज नहीं खाऊंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार मुझे जलेबियां खाते नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बिजली मौसी बहुत गुस्से वाली थी। मौसी के आते ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है, जल्दी बाहर आ। बिजली मौसी की आवाज सुनकर उसकी बहू जल्दी से पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या बात है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे कमरे में गंदगी पसंद नहीं है। मेरा कमरा ऐसे लग रहा है जैसे मकड़ियों का घर हो, हर तरफ जाले ही जाले हो रहे हैं। मुझे अभी मेरा कमरा साफ चाहिए। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपका कमरा साफ कर देती हूँ। फिर बिजली मौसी की बहू उसका कमरा साफ करने चली जाती है। प्रिया कभी कमरा साफ कर रही थी, तभी उसका पंख गिलास से टकराता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। तभी वहाँ गुस्से में बिजली मौसी आ जाती है। अरे क्या तोड़ दिया तुमने, हर समय कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, कमरा साफ करते हुए न जाने मेरे पंख से गिलास टूट गया। क्या तूने मेरे कांच का गिलास तोड़ दिया? बता, इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर प्रिया का पति जुगनू का पापा आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप मेरी पत्नी पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या कर दिया प्रिया ने? देख जुगनू, तेरी पत्नी ने मेरा गिलास तोड़ दिया। तो माँ जी, इतना शोर मचाने वाली क्या बात है, गिलास सोने का थोड़ी ना था, हम और ले आएंगे। तू तो चुप ही कर, वरना मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बिजली मौसी एक बहुत ही कंजूस और अकड़ू कवि थी। बिजली मौसी से जंगल के पक्षियों के साथ साथ उसके अपने घर वाले भी बहुत डरते थे। कबूतर, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं, ऐसे खाकर लगता है जैसे मुंह में कोई रसगुल्ला हो। हाँ तोते यार, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, ये संतरे बहुत मीठे हैं। कबूतर और तोता संतरे खा ही रहे होते हैं, तभी बिजली मौसी अपने दो साथी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बागीचा मेरा है? हमें माफ कर दीजिए मौसी, हमें नहीं मालूम था कि ये बागीचा आपका है। हाँ हाँ मौसी, हमें माफ कर दीजिए, बस ये मीठे मीठे संतरे देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने कुछ संतरे खा लिए। अच्छा, संतरे तो तुमने बहुत खा लिए, अब मार भी खा लो। अरे देख क्या रहे हो, मारो इन्हें, और तब तक मारो जब तक इनकी हड्डी पसलियां ना टूट जाएं। फिर मौसी के साथी दोनों पक्षी मिलकर तोते और कबूतर को बहुत मारते हैं। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम इतने घायल क्यों हो? फिर तोता सारी बात मानो चिड़िया को बताता है। तोते भैया और कबूतर भैया, आपको तो मौसी का पता है, आप वहाँ क्यों गए थे? चिड़िया, हमें थोड़ी ना मालूम था कि वो बाग मौसी का है, वरना हम भूल के भी वहाँ ना जाते। चिड़िया, तुम बात क्यों नहीं करती मौसी से? मैं भला क्या कह सकती हूँ मौसी को, मैं तो खुद उनके खेतों में काम करती हूँ। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे अपने खेतों से निकाल देंगी। आप दोनों को तो पता है गुड़िया बीमार रहती है, मैं उसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी? अब कुछ दिनों बाद ये मुर्गियाँ अंडे देंगी, जो भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे मैं मालकिन को दे दूंगी, जिससे मेरी मालकिन बहुत खुश हो जाएगी। बुलबुल ऐसा कह ही रही होती है कि तभी बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। अरे बुलबुल, ये इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से ले आई? मालकिन, जो आपने मुझे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, उन पैसों की मैं ये मुर्गियाँ ले आई हूँ। जब ये मुर्गियाँ अंडे देंगी तो उन्हें बेचकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वैसे भी मालकिन, ये मुर्गियाँ कम चारा खाती हैं, मेरा मतलब दाना खाती हैं। अरे वाह मोटी बुलबुल, तू तो एकदम मेरी तरह होशियार निकली। तभी आंगन में बादल का पापा भी आ जाता है।
अरे पत्नी, हमारे आंगन में ये इतने सारे मुर्गे क्या कर रहे हैं? क्या तुम अब इन सभी मुर्गों की बिरयानी बनाओगी? क्या बकवास कर रहे हो बादल जी, ये मुर्गियां हैं, मुर्गे नहीं। देखो, ये बुलबुल बाजार से खरीद कर लाई है। मुझे तो लगता है बिजली कि तुम बुढ़ापे में सठिया गई हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ ये मुर्गियाँ नहीं बल्कि मुर्गे हैं। क्या ये मुर्गे हैं? क्यों रे मोटी बुलबुल, तू तो कह रही थी कि ये मुर्गियां हैं। क्या मैं अब इन सभी मुर्गों का अचार डालूंगी? मैं तो कहता हूँ बिजली, अब इन मुर्गों से चिकन तंदूरी बनाकर खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। मोटी बुलबुल, मैंने तुझे ढेर सारे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, लेकिन तू ये मुर्गे ले आई। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे मिस्टेक हो गई। बिजली मौसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बुलबुल को मारने लगती है। मालकिन, मुझे छोड़ दो मालकिन। आज से तेरी पगार खत्म। जब तक तेरे पैसे नहीं पूरे हो जाते तो यही फ्री में काम करेगी। फिर बिजली मौसी अपने साथियों के साथ खेतों में चली जाती है। अरे पक्षियों, ठीक से काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो पगार नहीं मिलेगी। तभी मौसी अपनी जमीन में काम करते हुए पक्षियों को देखने लगती है। तुम सब पक्षियों में से एक पक्षी कम है, कौन नहीं आया काम करने? मौसी, आज बानो चिड़िया नहीं आई, उसकी बेटी बीमार थी, उसे लेकर तोते वैद्य जी के पास गई है। अरे, अपनी बेटी को वैद्य के पास छोड़कर भी आ सकती थी काम पर। वैसे भी उसकी बेटी माँ के बिना मर थोड़ी ना जाएगी। शाम को सभी पक्षी अपने अपने पैसे लेने लगते हैं। ये क्या मौसी, हमारी पगार तो 300 रुपए है, फिर ये 200 क्यों? ये जो तुम दोपहर का खाना खाने घर पर गए थे, इसी खाना खाने में तुम सबका कितना समय जाया हो गया, इसीलिए तुम सब ने मेरे खेतों में कम काम किया। शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम्हें 200 मिल गए, वरना मैं तुम्हें 100 रुपए ही देने वाली थी। ऐसा मत कीजिए मौसी, हम पर दया कीजिए। लेकिन मौसी किसी की बात नहीं सुनती और वो चुपचाप घर लौट जाती है। एक दिन बिजली मौसी का पाँव फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। हाय राम, मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मौसी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? बेटा, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। देखो मेरे सर में कितनी चोट आई है। जुगनू, तुम्हारी माँ के सर में लगता है बहुत चोट आई है, चलो इसे वैद्य के पास लेकर मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो, मैं चाहता हूँ और बिजली कभी से बात करता हूँ। बादल कौवा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कौवा बहुत गरीब था, उसके पास एक ही कमरा था जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कौवा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो बिजली कवि को अपना सच बताने चाहता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है। ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कौवा बहुत खुश होता है, जिसके बाद बादल कौवा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है तो घर के बाहर बादल कौवे की 5 बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया, माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं।
ये मेरे साथ ही रहती है। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कौवा बिजली कौवे को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कौवी मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कौवे की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कौवी को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5-5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कौवे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कौवा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कौवी को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कौवी तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कौवी अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कौवा आ जाता है और वो बिजली कौवी से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कौवी हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कौवे की बहनें बिजली कौवी की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कौवी बादल कौवे को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए, लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कौवी ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कौवा घर से बाहर होता तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कौवा घर आता तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो। एक दिन मानू चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कौवी ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कौवी डंडा उठाती है और मानू चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो 5 बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कौवे को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कौवे को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कौवी उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कौवा आता है और बिजली कौवी को एक जोरदार पंख मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? क्या तुम उसे जान से मारोगी? बिजली कौवी डर जाती है। तभी मानो चिड़िया और उसकी चारों बहनें मिलकर बादल कौवे को सारी बात बताती हैं। ये सुनने के बाद बादल कौवे को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घर की कौवी कैसे इतनी समझदार हो सकती है। तुम तो आज मेरी बहनों को मार ही डालती। तुम्हें तो मेरी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर मेरी बहनें शादी के लिए ना मानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। ये सब सुनने के बाद बिजली कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और 5 नंदों से माफी मांगती है। मैं तो बस इस घर में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बादल भैया, भाभी को माफ कर दीजिए, इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं, वो कभी ऐसे छोटे घर में नहीं रही। आप देखना भैया, भाभी हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगेंगी। फिर बादल कौवा बिजली कौवी को माफ कर देता है।
अरे अरे बिजली, सारा दिन गुजर गया मगर जाल में एक भी मछली नहीं फंसी। हाँ बादल जी, लगता है आज तो किस्मत ही खराब है। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी जाल हिलने लगता है। लगता है बादल कुछ फंस गया है। बादल कौवा जाल नदी से निकालता है। जाल में एक नन्ही मछली फंसी हुई थी। हो, बिजली, आज तो किस्मत जाग उठी। चाहे शिकार छोटा हो मगर हम किसी को नहीं छोड़ते। नन्ही मछली रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। ऐसे लगता था जैसे वो जिंदगी की भीख मांग रही हो। उसी समय मानो चिड़िया भोजन लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। जब वो ये देखती है तो वहाँ आती है। कबो, तुम इतने लालची तो थे मगर अब इतने बेरहम कैसे बन गए हो? बेचारी नन्ही सी छोटी जान है, इसे छोड़ दो। भला इसे पकड़कर तुम्हें क्या मिल जाएगा? अच्छा चिड़िया, क्या तुम्हें नहीं मालूम, महारानी चील को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। देखना, वो हमें इसके बदले में ढेर सारा भोजन देगी। मानो चिड़िया के दिल में रहम आ जाता है। वो अपना भोजन उन कौवों को दे देती है। ये लो, ये भोजन तुम ले लो, लेकिन इस नन्ही मछली को आजाद कर दो। अच्छा, अगर हम इसे तुम्हें दे दें तो यही थोड़ा सा भोजन मिलेगा, और अगर चील महारानी को देंगे तो बहुत सारा भोजन मिलेगा। बिजली, रहम करो, इस छोटी मछली पर रहम करो। तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें कल भी भोजन ला दूंगी। फिर बिजली कवि और बादल कौवा मान जाते हैं। वो जाल में से मछली को आजाद कर देते हैं। मानो चिड़िया भी अपने घर की ओर खुशी खुशी चली जाती है। था क्या हुआ बादल, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? नींद कैसे आएगी? पता है आज मुझे भूरे ने क्या बताया? अब क्या बता दिया है उस भूरे ने तुम्हें? उसने कहा है कि पास के जंगल में एक चूहा रहता है। क्या चूहा? हाँ बिजली, चूहा। पता है वो कोई साधारण चूहा नहीं है, बल्कि वो हम पक्षियों की तरह बोल सकता है और भविष्य भी बताता है। मैं सोच रहा हूँ अगर वो चूहा हमें मिल गया तो सारा जंगल हमारा होगा। हम जंगल के अमीर कौवे बन जाएंगे। ये सुनकर तो बिजली कवि के मन में भी लालच आ जाता है। तो बादल जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। अगली सुबह होते ही वो कौवे एक पिंजरा लेते हैं और दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वो जंगल बहुत अजीब था, घना और सन्नाटे से भरा हुआ। वो दोनों पेड़ों के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर सामने पेड़ के नीचे बैठे हुए चूहे पर जाती है, जिसका नाम मोसू था। मोसू के बारे में कहा जाता था कि वो पक्षियों की जुबान भी समझता है और भविष्य के बारे में भी सच बताता है। वो कौवे छुपकर पेड़ के पीछे देख रहे थे कि तभी साधु उल्लू चूहे के पास आता है। लगता है मोसू कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। मुझे बताओ कि सही रास्ता कौन सा है? हाँ साधु उल्लू जी, मैं इस जंगल में सभी की मदद करता हूँ। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ। बिजली और बादल ये देखकर बहुत हैरान थे। बिजली, देखा, ये चूहा तो सच में पक्षियों की भाषा में बात कर रहा है। अगर ये बातें कर सकता है तो भविष्य भी देख सकता होगा। मैं इसे पकड़कर बाजार में बेच दूंगा। जाते हुए साधु उल्लू चूहे के कान में कुछ बात बताता है और वहां से चला जाता है। साधु उल्लू के जाने के बाद बादल कौवा चूहे को पिंजरे में कैद कर लेता है। देख बे चूहे, अब तो हम कौवों के लिए काम करोगे। तुम हमारे लिए पक्षियों का भविष्य देखोगे और वो हमें बदले में देंगे ढेर सारा भोजन। मोसू बहुत डर जाता है और वो कौवों से कहता है, ठीक है कौवों, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तुम कभी भी अपना भविष्य मुझसे नहीं पूछोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हाँ छोटे चूहे, हमें अपना भविष्य नहीं जानना, हम अपनी किस्मत खुद बना लेंगे। ऐसे खुश होते हुए वो कौवे मोसू को अपने जंगल के बाजार में ले जाते हैं। आओ आओ पक्षियों, जो अपना भविष्य जानना चाहता है इस नन्हे मोसू से पूछ लो, वो सब बताएगा।
बादल कपे की आवाज सुनकर जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा होते हैं। तभी एक कबूतरी कपे से कहती है, कपे, मेरे घर से एक बोरी अनाज की गायब हो गई है। मुझे इस चूहे से पूछकर बताओ, क्या वो बोरी मुझे मिल जाएगी? चल बे चूहे, जल्दी से बता, कबूतरी ने क्या पूछा है तुमसे? मौसू कहता है, कबूतरी बहन, कल सुबह तक वो वापिस आ जाएंगे और चोर कोई नहीं, तुम्हारे घर का नौकर है। चूहे को बोलता हुआ देखकर सभी पक्षी हैरान थे। ठीक है कपे, अगर तुम्हारे चूहे ने ठीक बताया होगा तो कल मैं तुम्हें भोजन दूंगी। अगली सुबह हो जाती है। कबूतरी भोजन के साथ वहाँ आती है। कपो, आपके चूहे ने तो बिल्कुल सच बताया है। मेरी अनाज की बोरी मिल गई है और वो चोर कोई नहीं, मेरे घर का नौकर ही था। ये सुनकर पास खड़े सभी पक्षी हैरान हो जाते हैं और अब कपों के पास सभी पक्षी बड़ी तादाद में आने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब तो वो कपे बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवाया, नौकर भी रख लिए। पूरे जंगल में और पास के जंगल में अब उनकी ही बातें हो रही थीं। कप्पू, अब तो मुझे आजाद कर दो, अब अपना लालच छोड़ दो। तुम्हारे पास अब बहुत कुछ आ गया है, मुझे यहाँ से आजाद कर दो। मगर वो कपे तो बहुत लालची थे, उनका कहाँ मन भरने वाला था। एक रात कपे सोए हुए थे कि नौकर उनके पास आता है। मालिक उठिए, आपकी तिजोरी खाली है। सारा माल जो आपने तिजोरी में जमा किया था वो गायब है। वो कपे तो उठ जाते हैं और मौसू के पास दौड़े। हाय हाय बादल जी, ये सब कैसे हो गया? बिजली, मुझे क्या मालूम, चलो मौसू के पास चलते हैं। वो पति पत्नी मौसू के पास आते हैं। अरे वो चूहे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था कि मेरे घर में चोरी होने वाली है। लेकिन कपे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम अपना भविष्य मुझसे कभी मत पूछना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। बस बहुत हो गया, अब मेरी मदद करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मुझे बताओ, मेरा भविष्य क्या है? क्या मेरा माल वापस आएगा या नहीं? मौसू ने आंखों में उदासी लिए कहा, पता है कप्पू, जब वो साधु उल्लू मेरे पास आया था, उसने मुझे कान में कुछ कहा था। हाँ हाँ बादल जी, मुझे अच्छे से याद है, साधु उल्लू ने कुछ तो कहा था चूहे के कान में। उसने मुझसे कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम कैद हो जाओगे, लेकिन मैंने उसे रास्ता बताया था तो उसने मुझे एक जादू दिया था। अगर वो कभी कभी तुमसे अपना भविष्य जानेंगे तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या मतलब चूहे, ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ। कप्पू, मैंने तुम्हें बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर तुमने अपनी लालच को चुन लिया। साधु उल्लू के वरदान के मुताबिक अगर तुम अपना भविष्य जानोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम कभी पत्थर की मूर्त बन जाओगे। चूहे के ऐसा कहते ही चूहा पिंजरे से आजाद हो जाता है और वो कपे देखते ही देखते पत्थर की मूर्तियों में बदल जाते हैं। ऐसे उन कपों को अपनी लालच का अंजाम मिलता है। चोरनी कहीं की, तुमने ये लकड़ियाँ मेरे घर से चुराई हैं। अरे अरे नहीं कपी बहन, मैं ये लकड़ियाँ घने जंगल से लाई हूँ। हाँ, मुझे सब पता है, बड़ी सीधी साधी बनने का नाटक करती हो। पिछले हफ्ते भी तुमने मेरे पेड़ के नीचे से दाना चुरा कर खाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो दाना आपका था। मैं सब जानती हूँ, तुम जैसी भी कारण चिड़ियाओं को। चल अब भाग जा यहाँ से, दोबारा मेरे घर के पास नजर ना आना। मानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से अपने घोंसले में चली जाती है। थोड़ी दूर कबूतर और तोता बैठे उन दोनों की बातें सुन रहे थे। तोते यार, ये कभी बहुत बुरी है, जब देखो चिड़िया से लड़ती रहती है। हाँ कबूतर, तुम्हें तो पता है ये काली कवि किसी को भी अपने पेड़ के पास भटकने नहीं देती। पिछली बार गलती से मैं इसके घर के पास चला गया था, तब इसने मुझे बहुत मारा था। बेचारी मानो चिड़िया तो बहुत मेहनती है, वो तो दिन रात अपनी बेटियों के लिए मेहनत करती है। मानो चिड़िया की 3 नन्ही बेटियां थीं, मीना, मुन्नी और गुड्डी। वो तीनों बेटियां पढ़ना चाहती थी और बड़े ख्वाब देखती थी।
मम्मा, हम तीनों बहनों को पढ़ने के लिए बड़े स्कूल में जाना है और आपको तो पता है कि वो विदेश के जंगल में है। देखना मम्मा, हम तीनों बहनें पढ़कर आपका नाम रोशन करेंगी और हमारी गरीबी के दिन भी गुजर जाएंगे। हाँ बेटियों, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम तीनों पढ़ लिख कर जंगल का नाम रोशन करो। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया बिजली कपी के पास जाती है। कपी बहन, मेरी बेटियां तीनों पढ़ना चाहती हैं। मैं उन्हें विदेश के जंगल में भेजना चाहती हूँ। तुम तो बहुत अमीर हो, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं मेहनत करके तुम्हें वापस दे दूंगी। तुम जैसी भी कारण चिड़िया क्या आप आसमान को छूने के ख्वाब देख रही हैं, जबकि उड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। बिजली बहन, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, मैं थोड़े थोड़े करके आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, अब कह ही रही हो तो मैं तुम्हें पैसे दे देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जब तक तुम मुझे पैसे नहीं लौटाओगी तब तक तुम मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करोगी और दिन रात मेरे लिए दाना भी लाओगी। ठीक है कपी बहन, मुझे मंजूर है। चल अब लग जा काम पर, काम करके पैसे लेकर चली जाना। फिर मानो चिड़िया बिजली कपी के घर के सारे काम करती है। वो जंगल से दाना ढूंढ कर लाती है और शाम को रसोई बनाकर पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ मम्मा, आज इतनी देर क्यों करती? हमें भूख लगी है। मुन्नी बेटी, आज जंगल में काम करने गई थी, तुम लोगों के लिए पैसे जमा किए हैं। अब तुम तीनों अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम तीनों कल जा रही हो विदेश के जंगल में। ये सुनकर मानो चिड़िया की बेटियां बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है मम्मा, हम अपना सामान पैक करती हैं, तब तक आप हमारे लिए भोजन बना दे। फिर मानो चिड़िया रसोई में चली जाती है। वो अपनी बेटियों के लिए भोजन बनाने लगती है। मेरी बेटियां ही मेरी दुनिया है, अगर ये खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। अगले दिन मानो चिड़िया कबूतर चाचा के साथ अपनी तीनों बेटियों को विदेश के जंगल में भेज देती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया दुगना काम करना शुरू कर देती है। सुबह को वो कपी के घर काम करने जाती और दूसरे समय वो बाकी पक्षियों के घरों में भी काम करती थी। चिड़िया बहन, तुम इतने काम कर रही हो, तुम बीमार हो जाओगी। तोते भैया, अपनी बेटियों के लिए मुझे ये सब करना होगा। तुम्हें तो पता है मेरी बेटियों में मेरी जान है, वही मेरी खुशी है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कपी का कर्ज कैसे दूंगी? बस अब मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन मेरी नन्ही परियां आसमान छू लेंगी। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया अब भी कपी के घर में काम करती थी। एक दिन चिड़िया सोचती है, अब तो मेरी बच्चियां लौटने वाली हैं, आज तो मैं उन्हें देखकर जी लूंगी। शाम हो जाती है। चिड़िया की बेटियां विदेश के जंगल से लौट आती हैं। मानो चिड़िया खुशी खुशी अपनी बच्चियों के पास जाती है। अरे आओ मेरी बेटियों, मेरे पास आओ। लेकिन चिड़िया की बेटियां मुंह मोड़ लेती हैं। अरे हटिए माँ, हमें बहुत थकन है, जरा हमें भोजन ला कर दीजिए, बहुत भूख लगी है। हाँ, मैं भी ना, तुम तीनों थकी हुई होगी, चलो मैं आप तीनों को भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों को भोजन देती है। मम्मा, ये कैसा भोजन है? ये तो बस दाल चावल है, हमें तो बिरयानी खानी थी। मुन्नी, हमारी माँ को भला कहाँ बिरयानी बनाने आती है? इन्होंने तो कभी अपनी जिंदगी में खाई भी नहीं होगी। हाँ बहना, तुम ठीक कह रही हो। मानो चिड़िया तो चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुनती रहती है। रात को जब बेटियां सोने लगती हैं तो अपनी माँ से कहती हैं, माँ, इस घर में तो हमें बहुत गर्मी लग रही है, आपने अभी तक अपना अच्छा और पक्का घर नहीं बनाया। हाँ माँ, एक एसी ही लगवा ली थी, आपको तो पता था ना कि आपकी बेटियां लौट कर आ रही हैं, भला वो ऐसी गर्मी में कैसे रहेंगी? बच्चों, मुझे नहीं पता था कि आप तीनों को एसी में सोने की आदत है। तुम तीनों चिंता नहीं करो, मैं कल तक इंतजाम कर दूंगी। फिर मानो चिड़िया की तीनों बेटियां सो जाती हैं और चिड़िया अपने घर के बाहर आ जाती है। ए ऊपर वाले, ये सब क्या है? मैंने तो सोचा था कि मेरी बच्चियां पढ़कर आएंगी और मेरा सहारा बनेंगी, लेकिन ये तीनों तो बहुत बदल गई हैं। अगले दिन मानो चिड़िया सुबह सवेरे
झील के खेतों में जाती है और वहाँ काम करने लगती है। वो कड़ी धूप में गंदम की फसल काटती है और शाम को बिजली कवि के घर काम करने जाती है। कुछ महीनों मेहनत करने के बाद मानो चिड़िया अपनी बेटियों के लिए एसी ले लेती है। बच्चों, अब ठीक है ना? अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। हाँ माँ, ये ठीक है। अब से हम तीनों ही इस कमरे में सोएंगी, आप दूसरे कमरे में सोना। हाँ, वैसे भी मम्मा को थोड़ी ना आदत है एसी में सोने की, ये तो बीमार हो जाएंगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मुझे ऐसी आदत नहीं है। तुम तीनों आराम से सो जाओ। अपनी तीनों बेटियों को सुलाकर मानो चिड़िया खुद घर के बाहर आ जाती है। मानो चिड़िया की तीनों बेटियां अब नौकरी करने लगी थीं, लेकिन वो अपनी माँ को अपनी तनख्वाह के पैसे नहीं देती थी। माँ, आप भला इन पैसों का क्या करेंगी? वैसे भी आप तो सूखा दाना खाकर भी रह लेंगी, लेकिन हमें बहुत कुछ खरीदना है, इसलिए ये पैसे हम आपको नहीं दे सकते। मानो चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खामोशी से वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे में वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। शायद मेरी बेटियां अब बहुत बड़ी हो गई हैं, अब उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही, मैं ही इनके लिए बोझ बन गई हूँ। तभी वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, तुम यहाँ अंधेरी रात में क्यों बैठी हो? चलो, तुम्हारी बच्चियाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी। नहीं तोते भैया, अगर उन्हें मेरी ज़रूरत होगी तो वो खुद आ जाएंगी। मानो चिड़िया ऐसे बैठी रो रही थी। तोता वहाँ से